आपका कोई समर्थन नहीं है, आप यहाँ पर भारत का संविधान ले आओ पर हाथ रखकर आप शपथ लेंगे कि आपका आम आदमी पार्टी से फंडिंग या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। इस वक्त मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान की शपथ मेरे सामने यहाँ पर सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, आप तैयार हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के लिए? बिल्कुल, पक्की बात? संविधान पे जी। हमारा भरोसा है। तो अब मेरे साथ आप ये शपथ लीजिए। मैं सौरभ दास मैं सौरभ दास भारत के संविधान की शपथ लेकर ये घोषणा करता हूँ भारत के संविधान की शपथ लेकर ये घोषणा करता हूँ कि कॉकरोच आंदोलन पूरी तरह आज़ाद है। कि कॉकरोच आंदोलन पूरी तरीके से आज़ाद है। इसका किसी भी राजनीतिक दल, इसका किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से संगठन या विचारधारा से कोई प्रत्यक्ष कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है। संबंध नहीं। हमारी निष्ठा हमारी निष्ठा केवल भारत के संविधान, केवल भारत के संविधान, लोकतंत्र और देश के युवाओं के प्रति है। देश के युवाओं के प्रति है। जय संविधान, जय हिंद। जय संविधान, जय हिंद। तो चलिए, अगर आपका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन नहीं है तो क्या आपका कनेक्शन है भारतीय जनता पार्टी से? नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत का पहला जेनजी प्रोटेस्ट, जी हाँ, इस तरह का जेनजी प्रोटेस्ट हम बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका से लेकर नेपाल तक हर जगह पे देख चुके हैं और ऐसा लगता है उसी का एक तथाकथित रूप से संक्रमण भारत में देखने को मिला। तमाम देश में जिस तरह की राजनीति थी, लगता था कि सब कुछ सेट है, नरेंद्र मोदी लगातार ये चुनाव जीत रहे हैं और लगातार ऑपोजिशन में है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मूवमेंट, इस आंदोलन के आले ने बहुत कुछ उथल पुथल कर दिया। एक हफ्ते के भीतर 2 करोड़ लोग इंटरनेट पर जुट गए और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर कुछ हज़ार लोग पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी की, सत्ता को, सरकार को बेदखल करने, जवाबदेह ठहराने की कोशिश की। लेकिन अब क्या? अब तकरीबन 6-7 हफ्ते गुजर जाने के बाद क्या अभी भी आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर इसका जवाब दीजिए कि क्या आप अभी भी दिलचस्पी रखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, वो अब क्या करना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार लोग जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए बैठे हैं धरने पर। और ख़ासकर सोनम वांगचुक, बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है। कई दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। पुराना गांधीयन मॉडल है ये सत्याग्रह का। तो सोनम वांगचुक जो हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं भारत के युवा लोगों के लिए, भारत के छात्रों के लिए, भारत के बेरोज़गारों के लिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वो मौजूद हैं, वो शख्स जिन्होंने खुद इस मूवमेंट और साथ साथ इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी या इस पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की। सौरभ दास। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। पहली बात, पहला सवाल सोनम वांगचुक के बारे में। सबसे पहले ये बताइए, उनकी तबीयत कैसी है? कितने दिन हो गए उनको आमरण अनशन पर, और आपका प्लान क्या है? देखिए, सोनम वांगचुक जी का हेल्थ बहुत बिगड़ रहा है। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है। अभी उनका फैट लॉस से ज़्यादा आई थिंक मसल लॉस भी हो रहा है, क्योंकि अब उनके आप बोन्स देख पा रहे होंगे शक्ल पे, रिब्स दिख रही है उनकी। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है। कल तो उनको चक्कर सा भी आ गया था उठने के टाइम पे, क्योंकि बीपी भी लो रहता है। तो शुगर लेवल अभी एक तरह से स्टेबलाइज हुआ है, गिर के स्टेबलाइज हो गया उस चीज़ पे। लेकिन कंसर्न हमारा बहुत ज़्यादा है। कल रात को ही हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अब मतलब कि क्या करें। सोनम जी खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया था एक तरह से इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक करेंगे। इनडेफिनिट का मतलब तो मौत एंड में। तो हम लोग उनको बोल रहे कि अगर उनको तोड़ना है तो वो मना कर रहे। बिल्कुल। क्या मांग क्या है? मांग हम लोगों की तो 2 ही चीज़ है कि एक धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी, एंड दूसरा जो फैमिलीज है डेड विक्टिम्स के, नीट के जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ले ली, उनकी फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा। बताइए अरफा, मतलब कि पीएम केयर्स फंड में 3000 करोड़ से ऊपर, लास्ट जो ऑडिट हुआ आई थिंक 2 साल पहले हुआ होगा, उसमें 3000 का कुछ उसमें बैलेंस दिख रहा था। उसमें से आप 1 करोड़ 20 फैमिलीज को नहीं दे सकते हो। 1-1 करोड़ 20 करोड़ ही तो जाएंगे आपके, एंड वो तो हमारे पैसे, वो तो डोनेशन से। और उसमें भी अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप आरटीआई तक नहीं लगा सकते, आरटीआई से बाहर नहीं लगा सकते हो आप। आपके पास प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें तो सारा पब्लिक का ही पैसा है, उसका आप क्या कर रहे हो? आपको इस नए अवतार में मैं पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ।
यहाँ पर चलिए आप ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि आप किसी को फ़ायदा नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ आम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि आप एक छोटी मछली को पकड़कर तालाब को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहर तो कहीं और है। आप कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। जब मैं 6 जून को कवर करने गई थी या पूरे इस मूवमेंट का जो मैसेजिंग है, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगते? देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप इस्तीफ़ा मांग लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप नॉर्मल टाइम्स में तो नहीं जी रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जिस किस्म का हिंदू मुस्लिम राजनीति चलता है, जिस किस्म का एंटी मुस्लिम राजनीति चल रहा है, एंटी क्रिश्चियंस, आजकल तो क्रिश्चियंस ग्रुप्स के खिलाफ इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, रिपोर्टिंग थोड़ी कम होती है उनके ग्रुप्स पे, लेकिन मुझे तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आजकल वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मुस्लिम्स को तो आपने दबा दिया एक तरीके से। जब हमारा भी प्रोटेस्ट हो रहा था तब बहुत सारे कॉल्स थे सोशल मीडिया पे कि मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि सबसे पहले जाके सरकार उनको ही पकड़ेगी अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है। एंड दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया टुडे। लेकिन तब भी आरफा, आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें जो खाना प्रोवाइड कराते हैं जंतर मंतर में, वो जुनैद भाई मुस्लिम ही है। वो इतने टाइम से हम लोगों के साथ जुड़े हैं। एंड इतने सारे मुस्लिम फैमिलीज अपने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब कि 6 महीने 1 साल के बच्चों को भी लाके इस प्रोटेस्ट में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मोर देन मुस्लिम्स दे आर इंडियंस फर्स्ट एंड दिस इज़ देयर ड्यूटी। तो हम सारे लोग ऐसे बन के चल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर जब टाइम आएगा, एंड वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे प्राइम मिनिस्टर से भी, होम मिनिस्टर से भी। आपने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हिंदू मुस्लिम समस्या, जिसको लोगों ने दुरुस्त भी किया कि बाद में कहा कि एंटी मुस्लिम समस्या, ये भी लोगों ने दुरुस्त किया। आपको क्या लगता है कि आप भी झिझक रहे थे क्या मुसलमानों को शामिल करने में, या मुसलमान झिझक रहे थे? हमने देखा है ऑपोजिशन पार्टियों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कुछ हद तक तो कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी को अगर थोड़ी देर से के लिए छोड़ दें कि कलंकित ना हो जाए तथाकथित रूप से कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी मूवमेंट, कोई भी पब्लिक गैदरिंग, मुसलमानों को और ख़ासकर जो विजिबल मुस्लिम्स हैं, दाढ़ी टोपी वाले, बुर्के वाले, उनको दूर रखा जाता है। बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमें एज अ सोसाइटी सोचना चाहिए कि ये हम ऐसे कैसे बन गए, एंड हाउ आर वी ओके विद दिस, ये कैसे नॉर्मलाइज हो गया। हम एज अ मूवमेंट वी आर ऑल इंक्लूसिव। हम लोगों ने ओपन कॉल दिया है, एंड उसमें काफ़ी सारे मुस्लिम्स जुड़ रहे हैं, सिख जुड़ रहे हैं, क्रिश्चियंस जुड़ रहे हैं, एंड देश भर से लोग आ रहे हैं। कश्मीर से कितने सारे लोग आए हैं। तो हम लोग की ऐसी मानसिकता है भी नहीं। हम लोग युवा है देश के, एंड युवा लोगों में अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ चल नहीं रही है। लोगों को पहले झांसे में डाल दिया गया था, लेकिन अब युवाओं का एक अवेकनिंग हो रहा है। इट्स अ यूथ अवेकनिंग, एंड यूथ अवेकनिंग में हमें यही दिख रहा है ग्राउंड पे कि लोग बहुत भारी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, एंटी मुस्लिम राजनीति। ये लोगों को अब पसंद नहीं आ रही है। एंड एज ए मूवमेंट ऑल्सो वी आर स्ट्राइविंग टूवर्ड्स दैट ओनली, कि ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो इन सारे मुद्दों के बारे में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कैसे हम लोग को एक तरह से डीह्यूमनाइज कर दिया गया है इतने सालों में। तो आपको ये लग रहा है कि ये मुद्दा, मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम जो नफ़रत है या एंटी मुस्लिम जो नफ़रत है वो कहीं नीचे जा रही है। आपकी प्रोटेस्ट पे इसका असर नहीं पड़ा वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप एक डिजिटल मूवमेंट के तौर पे जो ग्राउंड पे उतर चुका है, आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं, आप आमरण अनशन पर आपके साथी बैठे हुए हैं, क्या इसको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप तब्दील करेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं, क्योंकि आई थिंक ये बहुत प्रीमेच्योर होगा ये सोचना। पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। उसको बहुत अलग तरीके से चलाना पड़ता है, बहुत सारे उसमें एरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है। ये चीज़ों से डील करने के लिए हम तो अभी बने भी नहीं है। अभी हम लोगों को जंतर मंतर पे रोज़ का फायर फाइटिंग करना पड़ता है। कभी पुलिस हमारा ऊपर तिरपाल रोक देती है, कभी पानी रोक देती है, कभी खाना रोक देती है, कभी दिल्ली पुलिस हमारे जो चाय बेच रहे होते हैं वहाँ पे उनके घर पे पहुँच जाती है कि कहाँ से आ रहा है चाय, कहाँ से आ रहा है फंडिंग। ये सारा चीज़ों पे हम लोगों को रोज़ फायर फाइटिंग करना पड़ता है। 1.5-2 घंटे डीसीपी ऑफिस, एडिशनल डीसीपी के ऑफिस में हमें बिठा के रखते हैं बातचीत करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग ये चीज़ सोच ही नहीं पा रहे कि इस मूवमेंट को भी कैसे संगठन के तरह हम लोग चलाएं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसको एक
ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड रूप देना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था अभिजीत दीप के, जब एयरपोर्ट से एक शानदार हीरो की तरह निकल कर आ रहे थे और सीधे वो पहुंच गए जंतर मंतर, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 7 हफ्ते से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। आई थिंक अभिजीत ने ही शायद ये ट्वीट किया था कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरे साथ ये नहीं होता। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान नहीं भी होते आप तो आप फार्मर्स मूवमेंट को देख लीजिए, आप शाहीन बाग के मूवमेंट को देख लीजिए, 4 दिन चलने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी परमिशंस मिल रही हैं, ये आप हैरान हैं। मैं आपकी बात को पूरे तरीके से मान रही हूँ कि आप कनेक्टेड नहीं हैं, ना ही आप अपोजिशन से कनेक्टेड हैं, ना पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उससे कनेक्टेड है। लेकिन क्या आप हैरान हैं कि आपको ये परमिशंस मिल रही हैं? तो क्यों मिल रही हैं? हैरान है, परेशान नहीं है। हैरान तो ज़रूर है हम लोग, क्योंकि जब जून 6 हुआ था हमें सबको एंटिसिपेशन था कि आज तो हम लोग को डिटेन या तो अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। आपने देखा कि कैसे पुलिस ने एक तरह से परमिशन लास्ट तक नहीं दिया। जब दीपके लैंड किए अंदर एयरपोर्ट के, उनको परमिशन लेटर पकड़ाया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉल दिया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंच गए सब लोग, वहां पे हम लोग परमिशन मांगेंगे फिर जाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं डर था कि कितने लोग आ जाएंगे। उनको पता है 2 करोड़ से ऊपर अगर जुड़ा है इंसान, एंड अगर वो लोग क्रैकडाउन करते हैं तो बहुत भारी संख्या में लोग दिल्ली आ सकते हैं और उनको रोकने में बहुत मुश्किल होगी सरकार को। तो आई थिंक उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए मुझे लगता है उन्होंने एक तरीके से कोऑपरेट किया। एंड हम लोग भी उनसे वही बोल रहे थे कि आप हमसे कोऑपरेट करिए, हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। हम लोग कोई दहशतगर्द लोग तो नहीं है। भले ही आप लोग हमें बोलते हो वायरस, कॉकरोच, पैरासाइट, दहशतगर्द के बी टीम, टेररिस्ट बोल दिया, बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। शुरू में एंटी नेशनल बोल रहे थे, एंटी हिंदू बोल रहे थे, पाकिस्तान लवर बोल रहे थे। लेकिन हम लोग जेन्युइनली, तो एजेंसीज को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि हम कट्टर पेट्रियट्स हैं। हम लोग यहाँ पे सारे इंडियंस हैं, सब लोग बेटर सिस्टम मांगे हमारी जायज़ है। तो हम लोगों ने भी बोला आप लोग हमसे कोऑपरेट करिए, उन्होंने कोऑपरेट किया। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग एक तरह से अड़ गए 20 तारीख से कि हम लोग तो बैठे रहेंगे जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो जाती धर्मेंद्र प्रधान की। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कि हम लोगों को हटाए। अब देखिए, क्रैकडाउन करना मुश्किल नहीं है, सरकार में बहुत ज्यादा डर है। तो कैलकुलेशन क्या है सरकार का? सरकार में बहुत ज्यादा डर है। एंड एक तरह से जैसे लकवा मार गया है उन लोगों को, पैरालिसिस है गवर्नमेंट के अंदर ये मूवमेंट को लेके कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि अब अगर हमसे वो एंगेज करेंगे, मुझे लगता है सरकार को लगता है इनसे एंगेज करेंगे तो इनको हवा मिलेगी, एंड साथ साथ ऐसा लगेगा कि हम इनके सामने झुक रहे हैं। एंड दूसरा, अगर वो क्रैकडाउन करते हैं हमारे ऊपर तो उनको लग रहा है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पे थू होगी, एंड क्या पता इस मूवमेंट को इतना हवा मिल जाए कि बहुत सारे लोग दिल्ली पहुंच जाए अगर क्रैकडाउन होता है तो सरकार का नीति अभी मुझे लग रहा है यही है कि वेट एंड वॉच। अब देखते हैं क्या होता है। इनको लग रहा है कि हम लोग अपने आप ही निकल जाएंगे, अपने आप ही फिजल आउट हो जाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक दे एवर थॉट कि 20 से लेके हम लोग इतना टाइम, आई थिंक आज हम लोग का आई एम लूजिंग काउंट ऑल्सो 25th या 26th डे है सिट इन का, धरने पे बैठने का, 24 घंटे जंतर मंतर में बैठने का। एंड जब 20 तारीख को हम लोग संसद मार्च करेंगे, एक पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा सिट इन प्रोटेस्ट का। और 20 का क्या आपका कार्यक्रम है? 20 को हम लोग संसद के तरफ मार्च करेंगे, पीसफुल तरीके से मार्च करेंगे, हाथ में फूल लेके हम लोग सब चलेंगे। एंड हम लोग सोच रहे थे कि अगर सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है तो शायद हमें और तेज़ी से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और पास जाके बोलना पड़ेगा। मौका मिले तो उनके कान में भी जाके हम लोग बोलेंगे कि हमारे 2 डिमांड्स है उसको पूरा करिए, तो हम लोग यहाँ से जंतर मंतर से फिलहाल के लिए हम लोग चले जाएंगे। आपको 6-7 हफ्ते हो चुके हैं और 20 दिन आपको धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं। हमदर्दी हो रही है थोड़ा सा ऑपोजिशन से कि कितना मुश्किल काम है ये, थकान भी हो रही होगी, गर्मी भी पड़ रही है। डेफिनेटली, मतलब देखिए, सिर्फ ऑपोजिशन से तो हमदर्दी नहीं, लेकिन वो हर एक्टिविस्ट के लिए, हर स्टूडेंट ग्रुप के लिए एक हमदर्दी हमें महसूस हो रही है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम्स तो है नहीं। और कितना मुश्किल है ये सब करना। एंड बहुत मुश्किल है। फार्मर्स भाइयों बहनों ने तो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो 11 महीने 1.5 साल बैठे रहे, बॉर्डर पे बैठे रहे। लेकिन वही है कि वो उन लोगों से मैनेजेबल था ये चीज़, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा यूनिटी रहती है, एक दूसरे का देखभाल करते हैं। शहरों में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने ही
फैमिली के प्रेशर में, कोचिंग के प्रेशर में, पढ़ाई लिखाई के प्रेशर में, पर्सनल लाइफ के प्रेशर में वो शायद इतने संख्या में इतने टाइम तक शायद ना बैठ पाए। लेकिन 1 महीने तक चल रहा है ये चीज़, ये भी एक तरह से अचीवमेंट है बहुत बड़ी। लेकिन ज़रूर हमें ये लग रहा है कि मतलब कितना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे एक अपना आवाज़ सुनाने का, क्योंकि सरकार तो हमारी है ना अल्टीमेटली। लेकिन मैं देख रही हूँ जो दरबारी मीडिया है, खासकर जैसे बिग मीडिया या रवीश कुमार उसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, अगर उसको देखा जाए शुरू में बड़े इंटरव्यूज़ चले आपके, फिर आपने खुद भी दूरी बना ली, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी क्या उनका एटीट्यूड है? हमें न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट कर रही है। आप जैसे चला रहे हो, आप रिपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे डिजिटल मीडिया हाउसेस इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो न्यूज़पेपर्स के डिजिटल विंग्स है वो भी काफ़ी जितना हो सकता है वो लोग चला रहे हैं। तो जो न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हम लोग को कवरेज दे रही है। अनफॉर्चुनेट बात है, रिप्लेस तो अभी मुझे नहीं लगता पूरे तरीके से हुआ है, क्योंकि अभी भी ओल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स वगैरह है उनका बहुत पुल है, लोग अभी भी उनको बहुत देखते हैं, एंड सरकार को भी पता है कि इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। जब 6 तारीख के पहले जब ये ओल्ड मेन स्ट्रीम मीडियाज ने हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मैं हेड कर रहा था उसको काफ़ी चलाया, दर्जनों कैमरे थे, बहुत कैमरेस थे, रात को 9 बजे प्राइम टाइम शो भी हुआ, भले ही नेगेटिव में वो लोग चला रहे हो, पूरा कॉन्स्पिरेसी थियरी के बेसिस में चला रहे हो, लेकिन वो मैसेज पहुंचा लोगों तक। फिर सरकार ने बोला आप लोग क्यों इनको इतना भाव दे रहे हो, आप लोग चलाओ ही मत। तो सीईओ लेवल तक बात गई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री से, कि इनको नहीं दिखाना है बिल्कुल भी। तो आज आप देखोगे एक टिकर भी नहीं चलता है नीचे, कॉकरोच जनता पार्टी का मेंशन भी नहीं है टिकर्स में। तो ये है इंडिपेंडेंट मीडिया। आखिरी 2 सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो सवाल ये है कि क्या भविष्य है आपका, सौरव दास का, कॉकरोच जनता पार्टी का, इस पूरे मूवमेंट का, अब क्या होगा? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, ये एक बैटल है। ये बैटल कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जीतना पॉसिबल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आइडियल सिचुएशन में थियोरेटिकली आप जीत सकते हो, लेकिन हम जिस लिए निकले हैं वो एक वॉर है। वी आर फाइटिंग अ वॉर, एंड वॉर इतना जल्दी नहीं जीता जा सकता। आप वॉर में हो एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहाँ पे किसी भी इंडिपेंडेंट वॉइस को, डिसेंटिंग वॉइस को कुचल दिया जाता है। अगर कोई ऑपोजिशन का हो, ऑपोजिशन पार्टी से, उनके ऊपर पीएमएलए डाल के, ईडी लगवा के आपको कुछ सालों के लिए जेल में डाल देते हैं फर्जी केसेस में। अगर आप एक्टिविस्ट हो तो आपको यूएपीए में डाल देते हैं जेल के अंदर, 5 साल से ऊपर कुछ एक्टिविस्ट जेल में बिताते हैं। फिर साथ साथ आप अगर ऐसे डिसेंटिंग वॉइसेस हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, आपको आईपीसी के धारा में जेल में डाल के कुछ महीनों के लिए जेल में रख के टॉर्चर करके निकालते। तो बड़ा मुश्किल है ये सिचुएशन, लेकिन ये एक वॉर है, ये एक लंबा हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एंड जो एक बेटर ब्राइटर फ्यूचर चाहिए हम लोग को, पर्सनल फ्यूचर भी एंड इंडिया का भी फ्यूचर, वो उसमें टाइम लगेगा। लोगों को पता है लंबा है संघर्ष। ये क्या गारंटी है कि ये सब आपके साथ नहीं होगा? हमें तो 6 तारीख से ही लगा था कि हम लोग के साथ 6 तारीख को हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, ये सरप्राइजिंग चीज़ है, लेकिन हम लोग एंटिसिपेट तो कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो पब्लिक फेसिंग रोल में है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, उनके खिलाफ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को ज़्यादा डर लग रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप उतना ही डराइए जब तक इंसान डरता है। अगर आप इतना डराएंगे कि उनका डर ही खत्म हो जाए तो आपके लिए खतरा है। एंड सरकार को पता है कि सरकार को पूरे तरीके से पता है कि ग्राउंड लेवल पे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी सेंटिमेंट चल रहा है, उनके खिलाफ बहुत अनहैप्पीनेस है। उनका जो छोटा सा एक वो है वर्ग है, वो उनको पूरा अंधभक्ति में लीन है, सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो असली युवा है, जो युवा लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है कि किस झांसे में इनको रखा था अच्छे दिन का सपने दिखा के। अब वो लोग बोल रहे हैं कि जवाब दो, अकाउंट्स बताओ हमें। 3 अगर मैं आपसे बात पूछूं, बिल्कुल शार्प 3 पॉइंट्स जिस पर आप ये मूवमेंट कर रहे हैं और कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, 3 पॉइंट्स बताइए। कुर्बानी देने को तैयार है मतलब 3 पॉइंट्स बताइए कि क्या, किस लिए आप लड़ रहे हैं। हम लोग एक बेटर ब्राइटर फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, आंसरेबल सिस्टम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। एंड हम लोग जो बेसिक मिनिमम नैतिकता होनी चाहिए सरकार में जो लोग हैं, उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अभी ये सरकार में जो लोग हैं वो बोल देते हैं, 2014 या 15 का स्टेटमेंट था कि ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते?
क्यों इस्तीफा को आप मान रहे हो कि कोई गलत चीज है? ये तो एक डेमोक्रेसी में, एक मेच्योर डेमोक्रेसी, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में तो इस्तीफा होना ही चाहिए। अगर एक भी मौत हो जाए तब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा होना चाहिए। तो हम उस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं कि हमें वो दिन वापस चाहिए जब नैतिकता के आधार पे लोग जो मिनिस्टर्स है पावर में बैठे हैं वो अपने सीट पे फेविकॉल चिपका के नहीं बैठते थे, वो चल देते थे झोला उठा के।